Hello friends, welcome to Patient Education series on cancer. Cancer is a deadly disease जो किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी वाइटल ऑर्गन पर अटैक कर सकती है और किसी भी इंसान को हो सकती है। पर हाल में कैंसर के जो केसेस तेजी से बढ़े हैं, उनमें बहुत सारी महिलाएं हैं। आज हम महिलाओं में होने वाले कैंसर्स के बारे में जानेंगे और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर के रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ललित मोहन शर्मा। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर साहब, भारतवर्ष में महिलाओं में पाए जाने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स कौन से होते हैं? महिलाओं में मुख्यतः देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। दो कैंसर टॉप मोस्ट होते हैं। अर्बन जो फीमेल्स है, जो शहरों में महिलाएं रहती हैं, उनमें मेनली ब्रेस्ट कैंसर की प्रोबेबिलिटी और इंसिडेंस ज़्यादा है। गाँव में रहने वाली महिलाएं, रूरल एरियाज़ में रहने वाली महिलाओं में मुख्यतः सर्वाइकल कैंसर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो दूसरा कॉमन कैंसर इंडिया में रूरल फीमेल्स में देखा गया वो सर्वाइकल कैंसर है। और आज भी हम देखें जो अपनी भोपाल की, दिल्ली की, बार्शी की ये कैंसर रजिस्ट्रीज हैं, उसमें सर्वाइकल कैंसर इंडियन फीमेल्स में टॉप मोस्ट कैंसर है। और इसके मुख्यतया जो लक्षण हैं वो आता है किसी को अनयूजुअल ब्लीडिंग हो, जैसे किसी को मीनोपॉज हो गया तो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हो, किसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हो जिसको पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग बोलते हैं, किसी को पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, और किसी महिला को देखा गया है कि ब्लीडिंग नहीं हो, खाली वाइट डिस्चार्ज यदि है, परसिस्टेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, तो भी सर्वाइकल कैंसर की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं हम हर एक महिला को 35 साल की उम्र के ऊपर एक रेगुलर चेकअप कराते हैं। वो चेकअप का नाम पेप स्मीयर होता है। वो महिलाओं में ज़रूरी होता है और उससे जल्द अवस्था में सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर को अर्बन प्रॉब्लम और सर्वाइकल कैंसर को रूरल प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? आपकी बात सही है बिल्कुल, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर अर्बन फीमेल्स की प्रॉब्लम है। रूरल एरियाज में भी ब्रेस्ट कैंसर कॉमन देखे गए हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन मेनली देखा गया कि जहाँ पुअर हाइजीन होता है, चाइल्ड बर्थ ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है, उन सब के साथ में ज़्यादा होता है। स्मोकिंग का भी सीधा संबंध सर्वाइकल कैंसर से है। जबकि ब्रेस्ट कैंसर की जो संभावना है वो फीमेल्स में अर्बन एरियाज में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि अर्बन एरियाज में लेट मैरिज होती है, बच्चे कम होते हैं, प्रेगनेंसी लेट होती है, महिलाएं जो हैं सेडेंटरी लाइफ होती है उनकी, ज़्यादातर महिलाएं कामकाज में बिजी रहती हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत कम हो पाती है। काफ़ी महिलाओं में देखा गया है कि फैटी फूड होता है, ओबेसिटी ज़्यादा होती है अर्बन फीमेल्स में। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्बन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या हैं? कैंसर इटसेल्फ जहाँ भी शरीर में होता है, कोई एक पर्टिकुलर लक्षण ऐसा नहीं है कि ये लक्षण है तो कैंसर पक्का ही है। ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ तक बात करें, हर महिला को अपने स्तन के बारे में पूरी जानकारी होती है। यदि किसी भी महिला के स्तन में, ब्रेस्ट में साइज में, शेप में किसी तरीके का कोई चेंज महसूस करे, एक ब्रेस्ट मान लो उसको भारी लगता हो, दूसरा आ गया उसके निपल का रिट्रैक्शन हो, जो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स है, निपल अंदर की तरफ धंसी हुई हो, या ब्रेस्ट के किसी भाग में कोई गांठ महसूस हो उसको, तीसरा आ गया उसकी जो स्किन है, ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन यदि ऐसा लगता है कि वो अपना ऑरेंज के छिलके की तरह हो गई है, जिसको प्यूडी ऑरेंज हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। चौथा आ गया उसके आर्म पिट में, बगल में कहीं कोई गांठें हों। तो ये सब कॉमन लक्षण हैं जो इंडिकेट करती है कि ब्रेस्ट में कोई चेंज हो रहे हैं, ब्रेस्ट में कोई शायद गांठ हो गई है, और वो गांठ हो सकता है कैंसर की गांठ हो। जितनी गांठें ब्रेस्ट में होती हैं, सारी गांठों में कैंसर नहीं होता है। ब्रेस्ट कैंसर की संभावना करीब 20% ब्रेस्ट नोड्यूल्स में होती है। इसका मतलब हुआ कि करीब 80% ब्रेस्ट में जो गांठ होती है वो नॉन कैंसरस गांठ होती है, जिसको बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज बोलते हैं। जो उम्र के साथ साथ में जो एज बढ़ती है, लाइक टीन एज के बाद 20 जाती है, अर्ली 30 जाती है, उन सब में वो संभावना बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज की ज़्यादा होती है। ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात आती है, हर महिला को ये डर होता है कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर के बाद में मेरा ब्रेस्ट बचाया जा सकेगा या नहीं।
डिसफिगरमेंट तो नहीं होगा। आजकल जैसी मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं उसके इलाज की, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी टेक्निक्स हैं, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का पूरा ब्रेस्ट निकाला जाए। उसमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी भी करते हैं, जिसमें कि हम पार्शियल खाली गांठ को निकालते हैं, बाकी ब्रेस्ट को वैसा का वैसा वापस छोड़ देते हैं और उससे उसका डिसफिगरमेंट नहीं होता। इसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं, लेकिन ज़रूरी है उसके लिए कि गांठ छोटी आकार की हो। यदि किसी का हमको शुरू में लगता है कि ये गांठ बड़ी है, जैसे हिंदुस्तान में हम देखें तो करीब 50% पेशेंट 3rd स्टेज में या लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति में हॉस्पिटल्स में आते हैं। उनका हम पहले कीमोथेरेपी करते हैं, उससे डाउन स्टेजिंग करते हैं, जिससे गांठ उनकी छोटी हो जाती है। जब गांठ छोटी हो जाती है 4 से 6 हफ्ते, महीना 2 महीने का कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद में, तो फिर उनका ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी का कोशिश किया जाता है। जहाँ तक रूरल फीमेल्स आती है हमारे पास, कुछ ऐसी महिलाएं आती हैं जिनमें स्तन का बचाया जाना संभव नहीं हो पाता है, या काफ़ी बारी हम मानते हैं कि कोई लेडी ऐसी है जो रेगुलर फॉलोअप में नहीं आ सकती है, जिसको रेडिएशन थेरेपी हम एडवाइज करें, हो सकता है वो ले नहीं ले, तो उस केस में हम ब्रेस्ट का कंप्लीट रिमूवल एडवाइज करते हैं, जिसको MRM बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, जिसमें ब्रेस्ट और साथ में इधर बगल की गांठें भी पूरी निकालती जाती है, जिसको MRM बोलते हैं। ये इसके बाद में उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर आगे पेशेंट को कीमोथेरेपी, जिसमें कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, रेडियोथेरेपी, जिसमें बाहर से एक्सटर्नल बीम से कुछ रेज स्पेशल दी जाती है जो चेस्ट वॉल को, और इधर बगल में जो गांठें यदि किसी की पॉजिटिव है तो उसको रेडिएशन दिया जाता है। और बाद में उसके हार्मोन स्टेटस एक और ब्रेस्ट का उसकी बायोप्सी में देखते हैं, जिसको ER, PR, HER2 3 मार्कर्स हम देखते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और HER2 रिसेप्टर। जिसमें ER, PR पॉजिटिव आता है, उसमें आगे हार्मोन थेरेपी जो एक टैबलेट की फॉर्म में है, वो आगे कम से कम 5 साल दी जाती है। HER2 जिनमें पॉजिटिव आए उसके लिए भी कुछ स्पेशल दवाइयाँ अवेलेबल है। इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का कंप्लीट इलाज होता है। हम सर्वाइकल कैंसर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर में अगेन 4 स्टेज होती है। हर कैंसर के 4 स्टेज है, सर्वाइकल कैंसर के भी 4 स्टेज है। हर एक की A और B है। सो पहली स्टेज की भी A B है, सेकंड की A B, थर्ड की A B और फोर्थ की A B। सेकंड स्टेज के A पार्ट तक, स्टेज 2A तक सर्वाइकल कैंसर में सर्जरी से इलाज संभव है, और स्टेज 2B के ऊपर जितने भी सर्वाइकल कैंसर के प्रॉब्लम्स है उसमें रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी का कंबाइंड इफेक्ट से सर्जरी के बराबर बेनिफिट मिल जाता है और हाईली क्यूरेबल होती है। हिंदुस्तान में जो ज़्यादातर फीमेल्स कैंसर सेंटर्स में अप्रोच करती हैं, वो सर्वाइकल कैंसर में जनरली 3rd B स्टेज में हम तक हॉस्पिटल तक पहुंच पाती है, और ब्रेस्ट कैंसर में भी जनरली 3rd स्टेज में, जिसको लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, 50% फीमेल्स उस स्टेज में हॉस्पिटल में पहुंच पाती है। डॉक्टर साहब, कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? मोटे तौर पर कैंसर ट्रीटमेंट 3 तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर में सॉलिड ट्यूमर्स में पहला काम सर्जरी का रहता है, दैट पहली जो कैंसर की गांठ हो गई है जहाँ भी शरीर में हुई है, उस गांठ को पूरी जड़ से निकाल दिया जाए। दूसरा उपाय रहता है उसकी बायोप्सी के आधार पर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या दोनों का मिला जुला असर किया जाता है। तीसरा हार्मोन थेरेपी जो ब्रेस्ट कैंसर में काम में लेते हैं। ये तीनों तरीके हैं जिनसे कैंसर का इलाज किया जाता है, और तीनों का इलाज मिला जुला इलाज होता है। कभी किसी में जिसका एडवांस कैंसर है उसमें पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है, किसी का अर्ली कैंसर है उसमें पहले सर्जरी कर लेते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी देते हैं। मेन रोल सर्जरी का है कि सर्जरी होकर गांठ निकलना जरूरी है। काफ़ी महिलाएं हमारे पास पूछते हैं कि सर्जरी हो गई, गांठ निकल गई, आपने कहा सब निकल गया, अब आप दवाइयाँ क्यों बता रहे हैं हमको? वो इसलिए है कि उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जो जड़ है, वो सारी जड़ पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए और आगे बीमारी दोबारा कभी अटैक नहीं करे, रिलैप्स नहीं हो। डॉक्टर, ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को अपने डॉक्टर से कितने समय में मिलना चाहिए, और अगर ऐसा ना करे तो क्या कैंसर दोबारा हो सकता है? जो फ्रीक्वेंसी, फॉलोअप फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट पहले 1 साल में जनरली 3 महीने में एक बार पेशेंट को बुलाते हैं, दैट एवरी क्वार्टरली पेशेंट्स आते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि हमको 2 चीज़ें देखनी है। एक है कि मरीज को जो भी ट्रीटमेंट हमने दिया उस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से उसकी रिकवरी हो जाए। दीज आर हाईली क्यूरेबल कैंसर्स, वी वांट टू अचीव एक्सीलेंट क्योर अलॉन्ग विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो पहली चीज़ आती है कि उसके ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, और दूसरी चीज़ आती है कि यदि बीमारी पलट के आ रही है तो वो जल्द अवस्था में पता लग जाए।
सो पहले 1 साल में 3 महीने में एक बार बुलाते हैं, 1 साल ट्रीटमेंट के कंप्लीशन के बाद सेकेंड ईयर में 6 महीने में एक बार बुलाते हैं, उसके बाद 2 वर्ष से 5 साल तक हम उसको साल में एक बार बुलाते हैं और 5 साल के ऊपर हम मानते हैं कि बीमारी पूर्णतया ठीक हो गई और देन वी कॉल द पेशेंट्स फॉर सोशल मीटिंग्स रादर देन ऑन द हॉस्पिटल फॉर रेगुलर चेकअप्स। डॉक्टर, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से महिलाओं में कैंसर होने के चांसेस कम हो सकते हैं? लाइफस्टाइल आज की तारीख में अपने आप में एक बहुत ही डिबेटेबल हॉट टॉपिक है। लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आता है और आने वाले टाइम में हम देखें इन कमिंग 10 years और सो 60% ऑफ ऑल द डेथ्स विल बी ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज, कार्डियक डिसऑर्डर जिसमें एक्यूट एमआई, हाइपरटेंशन, एंजाइना ये आती हैं, तीसरा कैंसर और चौथा स्ट्रोक जो पैरालिटिक अटैक होते हैं। ये 4 मेन डिजीजेज हैं जो आने वाले समय में दुनिया को मॉर्टेलिटी में सबसे ज़्यादा पहुंचाने वाली हैं। WHO का एस्टिमेट कहता है कि इन सब से जो वर्ल्ड में जितनी डेथ हो रही हैं पेशेंट्स की, 60% डेथ्स आर रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। हम लोगों के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड में ये जानना जरूरी है कि 80% ऑफ दीज डेथ्स ड्यू टू NCDs दे आर हैपनिंग इन डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज। सो हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और लाइफस्टाइल रिलेटेड डेथ्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कैसे हम इन सब से अपने आप को दूर रखें, कैसे बचाव रखें इनका? पहली चीज़ आती है ओबेसिटी को अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके मोटापा और ओबेसिटी अपने आप में एक खतरनाक बीमारियों का घर है जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम ये सब तेज़ी से आती है। दूसरी चीज़ आ गई हमारा अवॉइडेंस टोबैको एंड एनी अदर ड्रग्स अब्यूज, ड्रग सब्सटेंसेस। टोबैको 40% कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर पे जो फीमेल स्मोकिंग की आदत रखती है उनमें ज़्यादा इंसिडेंस होता है। तीसरा आ गया फिजिकल एक्टिविटी। देखा जा रहा है जो हमारी लाइफस्टाइल बेटर हो पाती है, हम फिजिकल इनएक्टिविटी की तरफ ज़्यादा होता है। घरों में एसी लगे हैं, कारों में एसी लगे हैं, सनलाइट से एक्सपोजर नहीं है, पसीने की एक बूंद निकले हुए महीनों हो जाता है हमारा। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल इटसेल्फ जो है ये कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों को बढ़ावा देती है। चौथी चीज़ आ गई हमारी डाइटरी फैक्टर्स। हम साफ़ सुथरा शुद्ध शाकाहारी भोजन, छिलकेदार खाना खाएं, अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाड्स खाएं और ज़रूरत से जब भी कोई प्रॉब्लम लगती है हमको, ऐसी छोटी सी भी प्रॉब्लम होने से तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं, डॉक्टरी चेकअप करवाएं। हो सकता है आपकी गांठ, आपकी प्रॉब्लम कैंसर नहीं हो, लेकिन जल्द इलाज भी संभव हो जाता है यदि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी रेगुलर स्क्रीनिंग में पकड़ में आएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शर्मा। फीमेल कैंसर के बारे में इस डिटेल आप हमारे व्यूअर्स जरूर उठाएंगे और आपके सजेशंस पर अमल करेंगे ताकि समय रहते ही कैंसर की पहचान हो सके। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैंसर खतरनाक है, लेकिन अगर हम अलर्ट हैं तो इस खतरे से दूर रह सकते हैं। आपको अलर्ट करने की ये मुहिम जारी रहेगी इस शो के जरिए। सो कीप वॉचिंग पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।